मेरे ससुर के दोस्त रोज हमारे घर आते और आते ही मुझे घूरने लग जाते। किसी न किसी बहाने से आते और आते ही मुझे ताकना शुरू कर देते। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी वह मेरे पीछे से आए और मुझे मेरा नाम रीमा है। आज तक सादा जीवन व्यतीत करती आ रही हूँ। मैं एकदम से शहर में कैसे एडजस्ट कर पाती। दरअसल मेरी शादी कुछ महीनों पहले विवेक से हुई। विवेक एक सरकारी नौकरी करते थे, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार उन्हीं के साथ शहर में रहता था। शादी के बाद अक्सर मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि गांव में हम लोग नीचे चटाई लगाकर एक साथ पूरा परिवार बैठकर खाना खाते थे। जबकि यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि सबका खाना खाने का अलग अलग समय था और रहन सहन का तरीका भी कुछ अलग ढंग से ही था। खैर, जैसे तैसे मैं अपने ससुराल के तौर तरीकों में पूरी तरह ढल गई। मुझे अपने गांव जाने का मौका बहुत कम मिलता था, क्योंकि विवेक मेरे सास ससुर के इकलौते बेटे थे। इसलिए घर में केवल हम 4 सदस्य थे। तो मेरी सास का यही कहना था कि रीमा के बिना घर सूना सूना सा लगता है। इसके होने से घर में रौनक लगी रहती है। बस यही वजह थी कि मेरा गांव जाना नहीं हो पाता था। वैसे अगर कभी कभार माँ पापा से मिलने का मन होता तो विवेक मुझे मिलवा लाते थे। खैर, आज घर में सत्संग रखी गई थी। पूरे घर में सजावट हो रही थी। सभी लोग आ गए थे। पूजा होने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। तभी मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पिताजी के एक दोस्त जब से आए थे तब से मुझे घूरे जा रहे थे। जब मैं उसकी तरफ देखती तो वह झट से नज़र को फेर लेते और कुछ देर बाद फिर से वही हरकत शुरू कर देते। मुझे बार बार गुस्सा आ रहा था कि कितना बेशर्म आदमी है, जरा भी लिहाज नहीं है। वो मेरे पिताजी की उम्र के थे। खैर, मैं आए मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। फिर ऐसे ही पूजा संपन्न हुई। सब लोग अपने अपने घर चले गए। मैंने सब सामान वगैरह समेटा और कमरे में चली गई। वहाँ जाकर मैंने विवेक से पूछा कि वह बड़ी बड़ी मूछ वाले अंकल कौन थे। तभी विवेक ने कहा कि क्यों, क्या हुआ, सब खैर है ना। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, क्योंकि आज से पहले उन्हें कभी हमारे घर में नहीं देखा था, इसलिए पूछ रही थी। विवेक ने कहा कि वो पिताजी के दोस्त हैं, दूसरी कॉलोनी में रहते हैं। खैर चलो, तुम अब सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। मैं सो गई, लेकिन मेरे दिमाग में उन अंकल की बात चल रही थी कि आखिर वह किस नीयत से मुझे घूर रहे थे। खैर, मुझे यह सब सोचते सोचते कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। रात को देर से सोने की वजह से सुबह देर से आंख खुली। जब मैं उठी तब तक विवेक ऑफिस के लिए तैयार हो चुके थे और माँ जी ने उनका टिफ़िन भी तैयार कर दिया था। मैंने उठते ही कहा कि माँ जी, आपने क्यों परेशानी उठाई, मुझे उठा देते, मैं खाना तैयार कर देती। तभी मेरी सास कहने लगी कि अरे नहीं रीमा बेटा, तुम कल रात को देर से सोई थी और कल पूजा की वजह से सुबह से भाग दौड़ भी कर रही थी तो थक गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सोने देते हैं। और वैसे ही रोटियां ही तो बनानी थी, इसमें कौन सा बड़ा काम है, यह तो मैं भी बना देती। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस घर में सभी हमेशा सही मुझे समझते थे। दरअसल मेरे ससुराल वाले बहुत ही खुले विचारों वाले थे और मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखते थे। खैर, अब विवेक भी ऑफिस चले गए और मेरी सास और ससुर अपने कमरे में चले गए। अभी कुछ ही देर बाद वो अंकल घर पर फिर से आए। आकर मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। पहले तो मैं उन्हें देखकर डर गई, लेकिन फिर मैं जाकर पिताजी को बुला लाई। वह आज फिर से मुझे घूर रहे थे।
जब तक वह दरवाजे से बाहर नहीं निकल गए तब तक मुड़ मुड़कर मुझे देखे जा रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से ही तो कल रात वाली बात भूली थी, लेकिन आज फिर से वही हरकत होने की वजह से अब तो मेरा दिमाग भी खराब होने लगा था। मैंने विचार किया कि मैं यह बातें विवेक को बता दूं और मैं सोने चली गई, यह सोचकर कि आज रात को विवेक के आते ही उनको यह बात बता दूंगी। साथ ही साथ मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि पता नहीं विवेक कैसा व्यवहार करेंगे। मुझे उन पर पूरा विश्वास था, साथ ही वह खुले विचारों वाले भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में डर भी था कि पता नहीं उनको यह बात सुनकर कैसा लगेगा। खैर, कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में चली गई। वहाँ जाकर मैं सोई ही थी कि मेरे मन में विचार आया कि मेरी बात पर विश्वास कौन करेगा। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं एक बुजुर्ग आदमी पर शक कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यह भी तसल्ली थी कि नहीं नहीं, विवेक ऐसे नहीं हैं। वह बहुत ही खुले विचारों वाले और अच्छी सोच वाले हैं। वह मुझे हमेशा से समझते हैं तो इस बार भी समझेंगे। और मैं खुद से ही बातें करने लग गई कि भला मेरी इसमें गलती ही क्या है। गलती उनकी है जो मुझे बुरी तरह से घूरे जा रहे थे, तो फिर मैं क्यों डरूं। मैं यही सोचते सोचते फिर से सोने ही लगी थी कि मेरी सास ने आवाज़ दी कि बेटा, दोपहर का समय हो गया है, जरा तुम्हारे पिताजी को चाय बना दो, उन्हें दवाई लेनी है। दोस्तों, मैं उठी और किचन में चाय बनाने लग गई, लेकिन मेरे दिमाग तो अभी उसी टेंशन में था कि पता नहीं विवेक कैसा व्यवहार करेंगे और आखिर उन अंकल की नीयत क्या थी। खैर, जैसे तैसे मैंने विचार किया कि नहीं, मैं विवेक को कुछ नहीं बताऊंगी। पहले मैं इस बात की पूरी गहराई तक जाऊंगी। देखते हैं, जब अगली बार वे कुछ ऐसी हरकत करेंगे तब मैं विवेक को बता दूंगी। इससे पहले उस बात को यहीं ठप करने की सोच ली और मैंने विवेक को कुछ नहीं बताया। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं यह डर भी था कि अगर बाद में विवेक को पता चला तो कहीं और ज़्यादा कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने मन को समझा लिया और सोचने लगी कि नहीं, अगली बार अगर ऐसी कुछ हरकत हुई तभी बताऊंगी। खैर, ऐसे ही कुछ दिन निकलते गए। एक दिन फिर वो अंकल हमारे घर पर आए। उन्होंने वही हरकत फिर से शुरू कर दी। मैंने उससे बात की कि आपको चाहिए क्या, कब से आपको देख रही थी, कितने दिन हो गए मुझे आपको देखते हुए कि आप जब भी हमारे घर पर आते हो तो मुझे घूरते रहते हो। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। अब तो मुझे और भी ज़्यादा वहम होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कुछ गंदी नीयत से ही देख रहे होंगे, तभी उनके पास कोई जवाब नहीं होने की वजह से वह चुपचाप चले गए। अब मैं विवेक को बताना भी ज़रूरी समझा। मैंने विचार किया कि जो होगा सो देखा जाएगा, मैं विवेक को बता ही देती हूँ। फिर मैं कमरे में गई विवेक को बताने के लिए, लेकिन जैसे ही कमरे में गई तो विवेक सो चुके थे। फिर मैं भी अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर सो गई। दूसरे दिन मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं उनके घर जाकर उनकी फैमिली को ही सब कुछ बताऊं, ताकि वह लोग उन्हें समझाएं। साथ ही यह तो पता चले कि उनके परिवार में कौन कौन है, आखिर वह ऐसे कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जिनके घर में औरतें होती हैं वो ऐसे औरतों पर नज़र नहीं रखते। खैर, मैं ऐसे ही पता करते हुए उनके घर पहुंच गई। वहां पर जाकर देखा तो उनके घर में कोई नहीं था। बाहर की तरफ ताला लगा हुआ था। मैंने चारों तरफ घूमकर देखा तो पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ पाया। मैं पीछे के दरवाजे से उनके घर के अंदर गई। घर के अंदर
जाकर देखा तो पूरा घर सुनसान जैसा पड़ा हुआ था। पूरे घर में कोई नहीं था। मैंने मन में विचार किया कि शायद कहीं घूमने गए होंगे। मैं वापस जाने ही लगी थी कि तभी मेरी नज़र एक दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी, जो बिल्कुल मेरे जैसी ही थी। मुझे एक बार के लिए तो लगा कि यह तस्वीर मेरी ही होगी। फिर मैं उस तस्वीर के बिल्कुल पास गई और गौर से देखा तो पता चला कि यह तो मेरी ही तस्वीर थी। अब तो मुझे उन पर पूरा शक हो गया था कि कोई ना कोई माजरा जरूर है। अपने घर में ऐसे मेरी तस्वीर रखते हैं। पिताजी तो अक्सर इनके घर आते ही रहते हैं, कभी ना कभी तो ये तस्वीर देखी ही होगी। तो फिर उन्होंने कभी जिक्र क्यों नहीं किया। फिर मैं इसी ख्यालों में खोई हुई थी, तभी मैं घर की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं घर जाकर आज पिताजी से पूछूंगी कि उन अंकल के घर पर मेरी तस्वीर क्या कर रही है। मैं घर आ गई। घर आकर खाना बना रही थी, तभी विवेक का फ़ोन आया। वह कहने लगा कि मुझे मीटिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं घर पर नहीं आ पाऊँगा और तुम ड्राइवर के साथ मेरे कपड़े भेज दो ऑफिस में ही। मैं 2 दिन बाद ही वापस आ पाऊँगा। खैर, मैंने ऐसे ही 2 दिन निकाले। आज विवेक दिल्ली से वापस आने वाले थे, तभी मैं उनके लिए और माँ पिताजी के लिए खाना बना रही थी। कुछ देर बाद वो अंकल घर पर आए और वह मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो उन्हें पाया। उन्हें देखते ही मैं बिल्कुल डर गई और चिल्लाने लगी। तभी उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहा, आप चिल्लाइए मत, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने उन्हें धक्का दिया और कहा कि इसे आप सही बता रहे हो? कितने दिनों से आप मुझे घूरे जा रहे हो, मुझे गलत नियत से देखते हो और अभी मेरे पीछे आ गए। आपको किसने हक दिया कि आप हमारे घर में ऐसे हमारे किचन में घुसकर मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ? उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। मुझे लगा कि उन्हें शायद अपनी गलती पर पश्चाताप है, लेकिन फिर भी वह बार बार यही बात दोहरा रहे थे कि मेरी कोई गलती नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और देखा तो वहाँ विवेक थे और साथ ही माँ पिताजी भी थे। सास ससुर पास के पड़ोस के घर में सत्संग में गए हुए थे। तभी वह लोग उन्हीं को देखकर बोले कि तुम यहाँ पर कैसे? मैंने झट से विवेक और सब लोगों को बोल दिया कि बहुत दिनों से मैं इन पर गौर कर रही हूँ और विवेक से कहा कि मैं आपको भी बताने वाली थी, लेकिन कभी बता नहीं पाई क्योंकि मौका ही नहीं मिला। परसों बताती, लेकिन उससे पहले आप दिल्ली चले गए, इसलिए मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन आज सुबह मैं जब किचन में खाना बना रही थी, तभी ये मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और कब से कह रहे हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी पिताजी भी हंसने लगे और मुझे वहाँ सोफे पर बैठाकर कहने लगे कि रेमा बेटी, तुम खामखा घबरा रही हो। पिताजी ने मुझे कहा कि दरअसल इनकी एक बेटी थी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, जो पिछले कई महीनों से गायब हो गई थी। तब से ये तुम्हें देखते हैं तो इन्हें लगता है कि वो तुम ही हो, इसीलिए मुझसे पूछ कर ही घर आता है और तुम्हें अपनी बेटी समझकर जी भर के देखता है। मैंने कहा कि इनके घर पर जो तस्वीर लगी है वह, तभी पिताजी बोले कि हाँ, वह तस्वीर तुम्हारी नहीं बल्कि इनकी बेटी की ही है। अब मेरा सारा वहम भी निकल चुका था और मैंने पिताजी से कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पिताजी ने कहा कि वह मेरे दिमाग से निकल गया होगा, मैंने इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया था। अब वो अंकल मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
और कहने लगे कि बेटी, अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी उठानी पड़ी हो तो मुझे माफ़ कर दो। दरअसल मेरा कभी भी कोई इरादा गलत नहीं था। अब मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैंने भी उनसे माफ़ी मांगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। ना जाने मैंने अनजाने में आप पर क्या क्या शक किए। मैं हमेशा से ही आपको गलत मानती आ रही थी। आप एक बार मुझे बोल देते कि आप किस नियत से मुझे देखते हो तो मैं कभी भी गलत नहीं समझती। खैर, कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में गई और अफसोस करने लगी कि इतने अच्छे इंसान को मैं गलत समझ बैठी। वो तो पहले से ही बेचारे हालातों के मारे थे और ऊपर से मैंने भी उन्हें जलील कर दिया। खैर, अब अफसोस के अलावा मेरे पास बचा ही क्या था। मुझे खुद पर शर्म सी आ रही थी कि मैं बिना सोचे समझे किसी पर ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हूँ। अगर कोई लड़का हो तो भी समझ में आए, लेकिन ये तो एक मेरे पिताजी के समान ही बुजुर्ग थे। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं इन सब बातों को समझ नहीं पाई। तभी विवेक वहाँ आ जाते हैं। मैं विवेक को अपनी सारी दिक्कत बता देती हूँ कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तभी विवेक मुझे बैठाकर कहते हैं कि तुम घबराओ मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें तो जो लगा तुमने वही किया। उनका तरीका गलत था। जिस तरह उनकी हरकत थी उसे देखते हुए तो हर किसी को शक हो जाता है। अब सब बात सामने आ चुकी है ना, तो तुम इतना टेंशन मत लो। अगर तुम्हें फिर भी उनके लिए बुरा लगता है तो तुम थोड़े दिनों से उनसे मिल आना और उनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो तुम उनके लिए वो कर देना। और मैं भी उन्हें बोल दूंगा कि वो हमारे घर आकर तुमसे मिल जाएं, जिससे उनको भी बेटी की कमी महसूस नहीं होगी और तुम्हारा पछतावा भी नहीं रहेगा। विवेक की ये सब बातें सुनने के बाद मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप क्या क्या कहना है इस कहानी के बारे में नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में आपके दाहिने तरफ एक बेल आइकन, उसको घंटी बोलते हैं, वो बना हुआ है, उसको दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली इसी तरह की अच्छी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए दोस्तों।